ओमकार जी, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये मोहब्बत की दुकान पर क्या गजब सीन बन रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों के ढेर पे ढेर मिल रहे हैं, इतनी कि गिनती रुक ही नहीं रही है और मशीनें भी थक के चूर हो गई हैं। और ये अनुमान लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है करीब 500 करोड़ के पार जा सकता है। और मैं इस पे आपका नोट लेना चाहूँगी, इनफैक्ट समझना चाहूँगी कि करप्शन का ऐसा चेहरा इससे पहले कभी उजागर नहीं हुआ था। लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहते हैं सर? 2-3 बातें हैं इसमें 2-3 पहलू हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले इस तरह की चीज़ें उजागर क्यों नहीं हो रही थी। यानी मोदी सरकार से पहले इस जी, तरह के जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं, जो काला धन है, उसका जो साम्राज्य है, वो सामने उस तरीके से क्यों नहीं आ रहा था और कुछ चुनिंदा तरीके से कभी-कभी छोटा-मोटा कहीं कोई छापा पड़ जाता था तो पड़ जाता था। जी, इसकी वजह ये थी कि जो पहले की सरकारें काम कर रही थी और जो पहले हमारी व्यवस्थाएँ थी, जिनमें नौकरशाही भी है, जिनमें विधायिका भी है और मैं न्यायपालिका का तो दोष क्या निकालूँ इसमें क्योंकि ये न्यायपालिका का तो काम ही नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का काम है और सरकारों का काम है जो सत्ता में बैठी हुई है, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत कैसी है, उनका नेतृत्व कैसा है, इसका सवाल है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टियों में ख़ास तौर से टॉप लीडरशिप में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी कि तुम हमारी आलोचना करो, हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन एक-दूसरे की गर्दन पर हाथ नहीं डालेंगे और एक-दूसरे के हलक में हाथ डाल कर के जो कुछ खाया हुआ है उसको निकालेंगे नहीं। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश हैं। 5 साल हम सत्ता भोग लेते हैं, अगले 5 साल तुम भोग लेना। इस 5 साल में हमें खाने दो जितना हम खा सकते हैं, अगले 5 साल में तुम खा लेना। तो ये खेल जो है आज़ादी के बाद से ही चल रहा था। इत्तेफ़ाक से एक सिरफिरा प्रधानमंत्री आ गया है, जो ना खुद खाता है, ना किसी को ना खाने देने की कसम खाता है और वो भी लाल किले की प्राचीर से खाता है। तो जी, अब नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि जिस तरीके से हमने आतंकवाद और नक्सलवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसी तरीके से हम भ्रष्टाचार के मामलों में भी ज़ीरो टॉलरेंस पर ही काम करेंगे। कहीं से भी हमें अगर घोटाले की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, गड़बड़ियों की शिकायत मिलेगी, हम उसको बख्शेंगे नहीं, वो चाहे किसी भी ऊँची पोस्ट पर हो और वही वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, वेरी आप ऑब्वियस। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पश्चिम हुँ, बंगाल में हुँ। ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी पत्नी, उनकी साली अभिषेक बनर्जी की, इसके अलावा पार्थ चटर्जी जिनके यहाँ से 54 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी, अर्पिता मुखर्जी जो उनकी प्रेमिका थी, उनके घर से ऐसे बहुत सारे दस्तावेज़, स्वर्णाभूषण, इसके अलावा अनुव्रत मंडल, उनका एक और मंत्री पिछले दिनों जेल गया था। महाराष्ट्र में देखें तो नवाब मलिक से लेकर के और अनिल देशमुख खुद संजय राउत से लेकर के कई दूसरे लोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, अब जमानत पर हैं। दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के और उनकी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इस समय तिहाड़ में रातें गुजार रहे हैं, तिहाड़ की रोटियां तोड़ रहे हैं। उनके जी, एक दूसरे करीबी संजय सिंह वो तिहाड़ में हैं। खुद अरविंद केजरीवाल सरकारी न्योते का निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं आजकल वो कब आ जाएगा और कब ईडी के सामने उनको कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे और उसके बाद उनकी जो यात्रा शुरू होगी वो भी अपने संगी साथियों के साथ अनंत यात्रा होगी। यानी पता नहीं कितने दिनों में जाकर के जमानत मिलेगी और कब ये जेल से बाहर आएंगे। तो अलग अलग राज्यों में लालू प्रसाद को देख लीजिए, लालू प्रसाद का पूरा कुनबा ही जो है वो रेलवे की जो नौकरी हैं, उनको लेकर के जो
ज़मीन लिखवा कर के इन्होंने नौकरियाँ दी हैं, उस मामले में पूरा ही कुनबा इनका फँसा हुआ है। सीबीआई और ईडी की जाँच का, इंट्रोगेशन का सामना कर रहा है और चारा घोटाले में लालू यादव को 5 मामलों में तो सज़ा हो चुकी है, वो तो ज़मानत जी, पर हैं, हेल्थ जी। कंडीशंस ज़मानत पर हैं। तो जितने ये इंडी अलायंस के गठबंधन सहयोगी हैं, जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में, घोटाले में और कदाचार में फँसे हुए हैं, जाँच एजेंसियों की का सामना कर रहे हैं। खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी की 5 दौर की इंट्रोगेशन का सामना राहुल गांधी कर चुके, 3 दौर की इंट्रोगेशन का सामना सोनिया गांधी कर चुकी है। जी। और अभी जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एजेएल से यंग इंडियन में जो इन्होंने घोटाले किए थे, तब्दीली की थी, उसमें करीब-करीब 5,000 करोड़ के घोटाले का जो है सबूत है एजेंसियों के पास में। तो ये जो सारी चीज़ें खुल कर के अब सामने आ रही हैं, एजेंसियाँ जो जाँच आगे बढ़ा रही हैं और उनको अंजाम तक पहुँचाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रही हैं, ये इसलिए क्योंकि इस समय जो नेतृत्व है देश का, वो नरेंद्र मोदी के हाथों में है और ये जी, नरेंद्र मोदी को हटाना भी इसीलिए चाहते हैं कि ये रहा तो हमारे पता नहीं कितने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेगा और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि जो कपड़े हमारे शरीर पर हैं, वो भी उतर जाएँ और हम पूरे देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने नग्न अवस्था में खड़े हुए हों कि ये हैं आज के राजनेता, ये हैं पार्टियों के प्रमुख, जो आकंठ भ्रष्टाचार में ही डूबे हुए हैं। तो जिस घटना का आपने ज़िक्र किया है, चर्चा की है, धीरज साहू की। धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। लोहरदगा से आते हैं, मूलतः ये झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले हैं। 40 साल पहले उड़ीसा में इन्होंने शराब कंपनियों की स्थापना की थी, शराब बनाने का कारोबार शुरू किया था और 4-5 इनकी कंपनियां हैं। बौद्ध के नाम से, अब बौद्ध तो कितना मतलब धार्मिक और कितना आध्यात्मिक नाम है, उसके नाम पर भी कंपनियां बना रखी हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां और उत्पादन करने जी, वाली। जी, इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस सर। तो ये लोग जो हैं अब इनके यहाँ बताते हैं कि असंख्य अलमारियां हैं और 10 से ज़्यादा ठिकानों पर जांच पड़ताल चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में एक्चुअल में जांच पड़ताल शुरू हुई थी। उसके बाद फिर इनकम टैक्स को खबर करनी पड़ी कि भई आप ज़रा आके देखिए, यहाँ तो कुछ मामला और ही गड़बड़ लग रहा है। और उसके बाद जब परतें खुलनी शुरू हुई, अलमारियाँ खुलनी शुरू हुई, तो ये तो मोहब्बत की दुकान का एक पार्ट एक जगह खुला है। अब ये सारे प्रदेशों में, सारे देश में जब इस तरह की अलमारियाँ खुलनी शुरू होंगी, तब समझ में आएगी कि इनकी मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत के अलावा नोट भी हैं और जी, नोटों जी, के अलावा और बहुत कुछ है। तो अभी तो ये शुरुआत समझ लीजिए बस आप। जी। सर, इससे सवाल कई और भी पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस की चुप्पी, इंडिया अलायंस का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। धीरज साहू के साथ राहुल गांधी के फ़ोटोज़ हैं, वो सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि संसद में जब महिला मोइत्रा की सांसदी जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो स्यापा करने वाले थे, वो कांग्रेसी थे और कह रहे थे कि सरकार ने बड़ी जल्दी कर दी, ब्ला-ब्ला। तो ये सब आप कैसे देखते हैं सर? कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, क्योंकि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। डॉक्टर जी। मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, खास तौर से सेकंड पार्ट, हुँ, हुँ। उसमें तो सारी सीमाएँ लाँघ दी गई थी। हुँ, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे देश में और कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियाँ थी, वो शुरुआती बजट जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास था कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो बढ़ते-बढ़ते 71-72 हज़ार करोड़ हो गया था। ठीक है, उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और पूर्वी दिल्ली का जितना विकास हुआ है वो उसी समय हुआ है, नो डाउट इसमें। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स,
खेल गाँव से लेकर के तमाम दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ स्टेडियम का निर्माण, कुछ पुनर्निर्माण, बहुत सारे काम हुए थे। उसको हम अनदेखा नहीं करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला भी हुआ था, जिसमें बाद में सुरेश कलमाड़ी से लेकर के कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा आदर्श सोसाइटी घोटाला, जो मुंबई का बड़ा चर्चित, उस समय अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपने कुनबे के, यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों को भी उसमें फ्लैट वगैरह आवंटित करा लिए थे। वो भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला था। इसके अलावा 2G, कोलगेट और जो एक स्पेक्ट्रम बेचा गया था, उसमें भी घोटाला था। बहुत बड़े पैमाने पर उस समय घोटाले हो रहे थे। अगर हम आज़ादी के बाद से ही देखें, जब-जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो नेहरू जी के समय एक जीप खरीद घोटाला हुआ था। तब जी, से लेकर के और कितने घोटाले हुए हैं, इतनी लंबी सूची मेरे पास है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। जी, उसको जी, पढ़ने ही बैठ जाऊँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा का कार्यक्रम हमें करना पड़ेगा। तो जी, ये जो कांग्रेस है, ये एक्चुअल में जब भी जनता किसी राज्य में या केंद्र में इन पर भरोसा करके हुँ, इनको हुँ, सत्ता सौंपती है, तो हुँ, ये हुँ, उसको 5 साल के लिए लूट का अवसर मानते हैं कि जी, बस जितने हमारे नेता हैं और जो लीडरशिप है, उसकी कई पुश्तों का इंतज़ाम कर लो। जहाँ से जितना लूटा जा सकता है, लूट लो। और ये जो धीरज साहू वाला प्रकरण है, ये यही इंगित करता है। झारखंड के तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल खड़ा भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी भी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए कि ये जो काला धन हम उसको कहते हैं जो अनअकाउंटेड मनी होती है, यानी जी, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया गया होता है, जो हुँ, हुँ, सरकार से चोरी करके एक जगह रख दिया जाता है, कुछ हुँ, गलत हुँ, कामों के लिए। और जब ये विमुद्रीकरण हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ था या जी, जब जी, जीएसटी का सुधार किया गया था, उसको प्रस्तुत किया गया था आर्थिक सुधारों के लिए, तब हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा शोर किसने मचाया था? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने और मीडिया के एक पार्ट ने। क्यों मचाया था? क्योंकि साहब जीएसटी अगर लागू कर रहे हैं, तो देश में जो अलग-अलग इतने सारे कर थे, उनका एक समायोजन करके एक टैक्स के रूप में उसको करने की बात थी। क्योंकि जो इंस्पेक्टर राज था और अलग-अलग टैक्स आयत करने में जो पेचीदगियाँ थी, जटिलताएँ थी, उनका सरलीकरण करना था और जो चोरी हो रही थी कर की, उसको खत्म जी, करना था। उसका विरोध। विमुद्रीकरण क्यों किया गया? क्योंकि काले धन का साम्राज्य था, नकली नोट छापे जा रहे थे, आतंकवादियों, नक्सलवादियों को भेजा जा रहा था, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करने वालों को भेजा जा रहा था। यानी जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको एक तरीके से लाभ पहुँचाया जा रहा था, पल्लवित पोषित किया जा रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हलक फाड़ करके अगर कोई चिल्ला रहा था, तो ये कांग्रेसी ही थे और वो पूरा इकोसिस्टम था, जो अक्सर इनको इनकी आवाज़ को बुलंद करता है और मोदी सरकार के क्रियाकलापों पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी दृढ़ता पर, उनके फैसलों पर सवाल खड़े करके उनको बदनाम करने की कोशिश करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। तो ये समझ में आना चाहिए देश के लोगों को कि अगर जो आर्थिक भ्रष्टाचार, कदाचार कर रहे हैं, जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, जो इस देश की गरीब जनता के हक का लूट रहे हैं और तिजोरियों में, अलमारियों में भर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई प्रधानमंत्री अ, रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए, विल पावर दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो फिर ऐसे समय उस प्रधानमंत्री का साथ दिया जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों का बचाव करने वालों का साथ दें। जी। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है, आपने शायद से ज़रूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें।
इमोजी को तो आजकल इमोडी कहा जा रहा है और जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। और देखिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे मैंने कहा था, लाल जी, किले से कहा था ये। उन्होंने जी, 3 चीज़ों के बारे में बहुत ही स्पष्ट तौर पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे देश से जी। और हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कितने बड़े पद पर है, कौन किस पार्टी का कितना बड़ा नेता है या क्या करता है। वो चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो हुँ, या हुँ। कोई नौकरी पेशा हो, अगर वो अ, काले धन का साम्राज्य स्थापित कर रहा है, तो उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, जेल भेजेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमें उन्हें भी एक्सपोज़ करना है, बेनकाब करना है। और तीसरे उन्होंने जो है एक बात कही थी, एकदम दिमाग से गायब हो रही है, यश। उन्होंने कहा जी, था कि जो वंशवादी राजनीति करते हैं, परिवारवादी, खानदानवादी राजनीति करते हैं और जी, जिसके आधार पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ खड़ी हो गई हैं, हमें इन्हें भी ख़त्म करना है। क्योंकि जो वंशवादी पार्टियाँ हैं, वो ही भ्रष्टाचार को ना केवल पोषित करती हैं, बल्कि लोकतंत्र की भी वो एक तरीके से हत्या करती हैं। परिवार दर पीढ़ी उन्हीं की पीढ़ियाँ अध्यक्ष बनती हैं, उन्हीं की आने वाली पीढ़ियाँ मुख्यमंत्री बनती हैं या वो प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करते हैं। तो तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मनविंदर जी मैं एक बात कहता हूँ कि अगर सर। हमारे देश को वाक़ई 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो गरीबों का हक मारा जाता है, ये जो भ्रष्टाचार किया जाता है, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। ये जो वंशवादी राजनीति है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी है, जी, इसको तो खत्म करना पड़ेगा, इसको तो मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर खत्म भी ना हो, तो जो वंशवादी पार्टियाँ हैं, कम से कम उनको अलग-थलग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो अभी ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं कि जो जनता का लूटा है उसका पाई-पाई लौटाना पड़ेगा। तो ये उनकी जो उनका जो दृढ़ संकल्प है इस मुहिम को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, ये फिर से उन्होंने उसको अंडरलाइन किया है। इसके अलावा जी, उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि 2014-24 का जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब आ गया है, बिल्कुल सिर पर आ गया है, 4 साढ़े 4 महीने बाद उसका ऐलान हो जाएगा। जी, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भ्रष्टाचार ही बनने जा रहा है। वैसे तो और भी कई मुद्दे होंगे, लेकिन जी। भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर वो इस बार यानी 2024 में देश की जनता का आशीर्वाद ज़रूर माँगेंगे। अभी सर आपने बड़ी अच्छी बात कही है। रेट पे हम बात कर रहे हैं लेकिन अभी कई कई ऐसे चेहरे हैं या यूँ कहिए कि उनकी बारी आने वाली है जैसे अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं, आपने लालू यादव को टच भी किया। महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता हैं, दक्षिण भारत में कई ऐसे नेता हैं और फिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल। एक पूरा कॉकस मीन्स एक पूरा रैकेट है। ये जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ट्वीट के ज़रिए, इनके लिए आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव पर तो अभी उस तरह के कोई आरोप सामने नहीं आए हैं, कोई एजेंसी उनकी जाँच भी नहीं कर रही है और किसी तरह के एलिगेशन भी कुछ उस तरह के भ्रष्टाचार के या काला धन के साम्राज्य इकट्ठा करने के उन पे कोई सबूत भी नहीं है, किसी तरह का एलिगेशन भी नहीं है। लेकिन जो बाकी नेताओं का आपने नाम लिया है, वो सब तो अब जाँच के दायरे में हैं, जाँच की जद में हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो नई आबकारी नीति बनाई थी, उसमें तो तथ्य सामने आ चुके हैं, सबूत सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एजेंसी तथ्य रख चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले चुकी है, उस पर बयान जारी कर चुकी है कि 338 करोड़ रुपया हस्तांतरित हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह वो मनी ट्रेल के सबूत हैं। तो जी। वो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं और ये वो लोग हैं जो अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकले थे, जिन्होंने ये जी, जी। कहा कि हम
एक जी, अलग तरह की राजनीति इस देश में करना चाहते हैं और ये सबको भ्रष्ट बताते थे। जी, शरद पवार से लेकर के लालू यादव को। और एक बार तो जंतर-मंतर पर इन्होंने जब इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा पोस्टर, बैनर लगाया था और उस पर तो तब तक प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने भी नहीं थे, 2012 में बने थे वो तो। तो उस उनका भी फ़ोटो ल लगा दिया था, जबकि प्रणब मुखर्जी का जो जीवन है, वो बड़ा साफ-सुथरा रहा है। उन पर जी, कभी जी। कोई भ्रष्टाचार के एज़ सच आरोप नहीं लगे थे। हुँ, पर किसी को बख्शते नहीं थे ये, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव कवरेज, मीडिया का एक पार्ट था जो इकोसिस्टम का हिस्सा है, जो वामपंथियों को बिलॉन्ग करता है, वो इनको सपोर्ट कर रहा था उस समय। और देखिए, जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। तो नंबर आएगा, सबका आएगा और आ भी रहा है। ये एक्चुअल में बचेंगे ये भी नहीं। जी। अखिलेश जी का मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि इस विधानसभा में योगी जी ने ये कहा था बिना नाम लिए, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट का नाम लिया था और भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पे उन्होंने जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया था। उससे ये लग रहा था कि चूँकि इस मामले की सीबीआई की जाँच चल रही है, तो कभी भी ईडी उस पे ईडी की एंट्री हो सकती है। इसलिए मैंने उनका नाम लिया था ताकि आप उन पे भी डिटेलिंग कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र से कोई बचने वाला तो है नहीं। अब जैसे कि आपने कहा 2024 का चुनाव है, समझ लीजिए चुनाव तो अब आ ही गया। ऐसे में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने की जिस तरीके से मोदी सरकार ने तैयारी की है, आगे आने वाली जो तस्वीर है, उसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम और तेलंगाना। हुँ, हुँ। और 3 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास ज़ाहिर किया है। और ज़ाहिर है तीनों राज्यों में कोई स्थानीय लीडरशिप के नेतृत्व में तो चुनाव नहीं ही हो रहा था। हुँ, वो हुँ। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। जी, जी। तीनों स्टेट में जो जनता का मैंडेट है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। अ, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अभी उतनी बड़ी ताकत नहीं है, मिज़ोरम में भी उतनी बड़ी ताकत नहीं है। इन 3 राज्यों का जो जनादेश मिला है, जो लोगों का मन प्रकट हुआ है वोट के तौर पर, उससे ये ज़ाहिर है कि जो अन्य मुद्दे हैं, जो अन्य क्रियाकलाप हैं मोदी सरकार के, उन पर तो मोहर लगी ही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी अंडरलाइन कर दिया है पब्लिक ने। कहा है कि हम बहुत मजबूती के साथ आपके पीछे खड़े हुए हैं। जो काम आप कर रहे हैं देश में इन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, जगह-जगह जो कूड़े-करकट के ढेर पड़े हुए थे, जी, जी। जो नालियों में गंदगी बज-बजा रही थी, वो साफ करने का काम किया था, शौचालय बनाने का काम किया था। तो अभी जो दूसरा इन्होंने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है, वो चाहे बदमाश हैं, माफिया जी, हैं, जी। जी। आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, काले धन का साम्राज्य के ऊपर आधिपत्य रखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ उन्होंने दृढ़ता का परिचय देते हुए पूरे मनोयोग से और संकल्पबद्ध तरीके से जो एक मुहिम शुरू की है, हम देख रहे हैं कि अलग-अलग राज्यों में ईडी के भी, सीबीआई के भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी और जो दूसरी एजेंसियाँ हैं, उनके भी। अभी एनआईए के बहुत जगहों पर छापे पड़े हैं। आज ही खबर आई है जी। कि 13 जगहों पर जो है छापे पड़े हैं। तो सारी हुँ, एजेंसियों को मोदी सरकार ने सक्रिय किया हुआ है। बिल्कुल। और जो भी देश को किसी भी रूप में खोखला कर रहे हैं, जी। वो चाहे विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के जो स्लीपर सेल होते हैं आतंकवादियों के, उनको ख़त्म करने की बात हो, उनको वित्त पोषित करने की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को पलीता लगाने के लिए समानांतर एक काले धन का साम्राज्य स्थापित करने वाली ताकतें हों,
उन सब के खिलाफ, चाहे चोर चोर बाजारी कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी मई के अंत में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसके बाद जो भी मैंने अभी गिनाए हैं, चाहे वो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ड्रग्स का, शराब का अवैध कारोबार करने वाले हैं, काले धन का साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं, उनकी खैर नहीं है। और अब विपक्ष के जो लोग एकजुट हो रहे थे नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, जी, उनकी भी समझ में बहुत हद तक तो ये चीज आ गई है कि नरेंद्र मोदी से पार पाना उनके बस की है नहीं। उनको पता है कि हम अलग-अलग राज्यों में अकेले-अकेले नरेंद्र मोदी नाम की इस दीवार को तो फांद नहीं पाएंगे। हो सकता है हम सब इकट्ठे होकर के कोई रास्ता बना सकें या लोगों का विश्वास अर्जित कर सकें, लोगों को मुतमईन कर सकें, ये विश्वास दिला सकें कि सब इकट्ठे होकर के हमारे पीछे आ जाओ या लाइन लगा करके हमें मत दो, ताकि नरेंद्र मोदी से हम मुक्ति पा सकें। पर ये कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं अभी भी जनता को कि ये नरेंद्र मोदी को हटाना क्यों चाहते हैं। क्या इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो शरद पवार के परिवार के घपलों घोटालों की, भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं? क्या इसलिए हटाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी पुत्रवधू, उनकी साली, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, अनुव्रत मंडल, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्या इसलिए हटाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है, वो रंगे हाथ पकड़ी गई है, जेल जा रही है, इसलिए हटाना चाहते हैं? या लालू यादव के कुनबे में जो हड़कंप है कि रेलवे के घोटाले की जाँच-पड़ताल भी अपने अंजाम तक पहुँचने वाली है, ये भी जेल जाएँगे, इसलिए हटाना चाहते हैं? पब्लिक ये जानना चाहती है कि हटाना क्यों चाहते हैं? तो ये उसका कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2024 के बाद और तीव्रता में ये कार्रवाइयाँ होंगी और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। ये हाय जी, हल्ला होगा, मीडिया में भी कुछ लोग चिल्लाएँगे, विपक्षी दल जी, तो जी। जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो तो निश्चित रूप से अब उनको आप मारेंगे भी, पीटेंगे भी, उनके हलक से खाया हुआ भी निकालेंगे और फिर रोने भी नहीं देंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। रोएँगे जी, तो वो जी। ज़रूर। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये जो रेड हुई है सर, इसमें एक भी नोट 2000 का नहीं निकला है और 2000 का नोट बंद हुए कितने दिन हुए हैं। तो इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी धनराशि को किस ज़रिए से माने बदला गया और फिर इसमें जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके लोग भी क्या शामिल हैं? इसके अलावा जो जो पैसा इनको मिला है, यानी कि इन्होंने बरामद किया है, इसको किस सोर्स से इन्होंने बरामद किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और मैं दर्शकों को थोड़ा-सा बताना और समझाना चाहता हूँ। वो इसलिए सर भी समझाना और बताना ज़रूरी है कि आप में से भी अगर कोई कुछ उस माइंडसेट का है तो थोड़ा-सा सतर्क हो जाइए। देखिए, ये है अब अत्याधुनिक यंत्रों का ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन का टाइम है, काल है बिल्कुल। और इसमें आप ज़रा किसी बैंक से अपने अकाउंट से या तो 10 लाख से ज़्यादा एक साथ पैसे निकाल करके देख लीजिए हुँ, हुँ। या 10 लाख से ज़्यादा आप जमा करके देख लीजिए। हुँ, हुँ। तुरंत उसकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को होती है। जी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी जानकारी सीधे वित्त मंत्रालय को देता है। वित्त मंत्रालय जो आपकी ये ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको खड़खड़ा करके चौकन्ना करता है कि जी। फला बैंक से, फला ब्रांच से ये लेन-देन हुआ है, ज़रा इसकी जाँच-पड़ताल करिए, ये पैसा किसके लिए निकाला गया है, क्यों निकाला गया है। इसका पूरा मनी ट्रेल होता है, इसकी जाँच-पड़ताल उसी समय शुरू हो जाती है और अगर किसी एरिया में कई 100 करोड़ निकाले गए हों, किन्हीं जी। खास बैंकों की ब्रांच से, तब तो पूरी भारत सरकार जो है वो चौकन्ना हो जाती है। पूरा वित्त मंत्रालय जो है वो सक्रिय हो जाता है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है,
उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं। इसलिए इधर आप देख रहे होंगे कि बहुत त्वरित गति से कार्रवाइयाँ होती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिया है कि 2000 के नोट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2000 के नोट अभी डेढ़ 2 महीने पहले बंद हुए हैं। जी। यानी अंतिम तारीख डेढ़ 2 महीना पहले उसकी खत्म हुई है। तो शायद इन्होंने से शायद से 31 अक्टूबर डेट थी, इफ आई एम राइट। जो भी इन्होंने किया है या पहले 2000 के नोट अगर इन्होंने निकाल करके रखे भी होंगे अलमारियों में तो उनको समय रहते डिस्पोज ऑफ किया, बदल लिया। लेकिन वो सारी चीज़ें चूँकि ऑनलाइन होती हैं, सारा कुछ रिपोर्ट होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है, वित्त मंत्रालय को जाता है, तो कोई भी आजकल कुछ भी कर लीजिए, आप किसी स्वर्णकार के यहाँ जाइए, ज्वेलर के यहाँ जाइए, जी, वहाँ जी। से आप ज़रा कुछ खरीदारी कर लीजिए। अगर नहीं, नहीं, 1 कुछ डेढ़ भी 2 लाख की भी आपने खरीदारी की है, तो वो सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड माँगेंगे, आपकी डिटेल आपका आधार कार्ड भी माँग लेंगे और फिर उसकी सूचना भी वो उन डिपार्टमेंट को दे देंगे, जो डिपार्टमेंट को जाना अनिवार्य कर दिया है मोदी सरकार ने। जी। ये जो आधार कार्ड संपत्ति से लिंक करने का विरोध हो रहा है हमारे देश में, जब से मोदी सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम इस पर एक कानून बनाएँगे, कानून लाएँगे कि जो लोगों का आधार है वो उनकी संपत्ति से लिंक किया जाए। ये इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध करने वाले वही लोग हैं जिनकी एकाधिक शहर में या एक ही शहर में अलग-अलग जगहों पर बहुत सारी संपत्तियाँ हैं। तो वो सारी पकड़ में आ जाएँगी, उनको हिसाब-किताब देना पड़ेगा कि भई अगर इतनी सारी संपत्तियाँ हैं, तो ये आई कहाँ से हैं? स्रोत क्या है? कमाई का ज़रिया क्या है? और वो आपने शो क्यों नहीं कर रखा है? आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया है? जो आपके आईटी रिटर्न्स हैं, वो तो कुछ और कह रहे हैं और हुँ। आपकी संपत्ति इतनी है, लंबी-लंबी गाड़ियाँ हैं, ऊँची-ऊँची कोठियाँ हैं, कोठियों के भीतर जो आपने बहुत आलीशान सोफ़े डाल रखे हैं, फर्नीचर डाल रखा है, वो तो कथा कहानी कुछ और कह रहे हैं। आपका जी, रिटर्न कुछ और कह रहा है, तो इसका हिसाब-किताब दीजिए। तो ये इस समय ऐसी सरकार इस देश में काम कर रही है, जो एक्चुअल में ये जो अ, भेड़ें हैं, काली भेड़ें हैं, जी, जी। इनकी शिनाख्त करने में लगी हुई है, इनकी हुँ, पहचान उजागर करने में लगी हुई है। तो इसलिए थोड़ी बहुत चिल्लपें हो रही हैं, पर जैसे मैंने कहा है कि ये देश के भले के लिए है। बिल्कुल। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है खड़गे जी, उन्होंने झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी से साहू साहब के बारे में रिपोर्ट माँगी है और उनका जवाब क्या था? अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई खबर ही नहीं है। व्हाट अ जोक! नहीं, उनके पास भी खबर नहीं है, राहुल गांधी के पास भी सूचना नहीं है, सोनिया गांधी के पास भी सूचना नहीं है, हुँ, प्रियंका वाड्रा के पास भी जानकारी नहीं है और उन्हें इनफैक्ट कोई टेलीविज़न चैनल भी नहीं देखा है, कोई अखबार भी नहीं पढ़ा। मोबाइल फ़ोन उनका चोरी हो गया था, तो वो मोबाइल फ़ोन पर भी नहीं देख पाए। सोशल हुँ, मीडिया मंचों पर भी जो तमाम तरह की जी। चित्र आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, वो इतनी इसी बड़ी कारण खबर से है, देखिए इनको दिखाई नहीं दी क्या? तो वो सब उनको एक्चुअल में पता नहीं चल पाया है अभी तक, तो पता नहीं कब पता लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। चलते-चलते सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो अपना चाइनीज़ मीडिया है, उसमें तो कोई खबर ही नहीं है। तो फिर सोनिया गांधी और वडेरा और ब्ला-ब्ला इन लोगों को पता कैसे चलेगा? इसीलिए तो उन लोगों की विश्वसनीयता शून्य होती जा रही है, जो सेलेक्टिव तरीके से चाहे सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय हों, चाहे मेन स्ट्रीम के मीडिया में सक्रिय हों, जब वो किन्हीं खबरों को, किन्हीं सूचनाओं को दबाने और छुपाने की कोशिश करते हैं और कुछ-कुछ खबरों को और घटनाओं को तूल देते हैं, तब जी। लोगों की समझ में आ जाता है ना कि ये एक्चुअल में किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत। जी, बहुत धन्यवाद आपका।